मार्च 2017 एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ADRI के एनुअल कॉन्फ्रेंस में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा था। And there is an institutional gap. This institutional gap is probably found in most parts of India, but this gap is particularly very wide in the disadvantaged states like Bihar and Jharkhand. अपने इस 2017 के बयान में उन्होंने भारत में बढ़ते इंस्टीट्यूशनल गैप्स को हाईलाइट किया था, जिसका परिणाम आज हम देख ही सकते हैं कि भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राज्य साउथ के राज्यों से डेवलपमेंट के मामले में कई साल पीछे रह चुके हैं, चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी या सोशल सेगमेंट में ही क्यों ना हो। मगर आप चौंक जाएंगे जब मैं ये कहूंगा कि इसी अंडर डेवलपमेंट के पीछे भारत के सरकार की एक रिडिस्ट्रीब्यूशनल पॉलिसी यानी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ। वो कैसे, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के रिडिस्ट्रीब्यूशनल पॉलिसीज कितना इफेक्टिव रही है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 15 paise comes back, just 15 paise. Even if the port here met the World Bank's new poverty line measure of $1.90 a day, many here say it won't be enough for them to live on. The economy grew by 8.4%. That is compared with 7.6% growth in the previous quarter. For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1 rupee 79 paise back from central taxes. For every 1 rupee of tax contributed by Karnataka, that state receives 47 paise. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि किस रीजन का डेवलपमेंट उसके रिसोर्स बेस पे निर्भर करता है, जो कि इस और इशारा करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट साउथ के स्टेट से शिफ्ट होकर नॉर्थ के स्टेट्स में चली जाती। शायद ऐसा ही मानना था हमारे तत्कालीन पॉलिसी मेकर्स का, जिन्होंने इसी जियोग्राफिकल एडवांटेज के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और साउदर्न स्टेट्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बराबर मात्रा देने के लिए 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया था, जिसके तहत सारे एसेंशियल कमोडिटीज जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, कोल, एल्यूमिनियम और अन्य सारे रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन को गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज करती, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्टिवली भारत के सारे राज्यों में स्प्रेड हो सके। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक इंडस्ट्री को वेस्ट बंगाल से 1000 रुपए में कुछ अमाउंट ऑफ स्टील मिलते थे, तो वही इंडस्ट्री को इस पॉलिसी के तहत कर्नाटक में इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से ही उसी क्वांटिटी में 1000 रुपए में ही स्टील मिलते। और बात होगी इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, उसे गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज करती, जिससे इंडस्ट्रियल स्प्रेड वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में इक्वली हो सका। और जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी साउथ के कोस्टल स्टेट्स भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के मामले में अधिक मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में सक्षम हो रही थी। इसी पॉलिसी के रिगार्डिंग ब्रिटिश एकेडमिशियन स्टुअर्ट कॉर्ब्रिज का ये मानना था कि रिसोर्स होने के बावजूद भारत की ईस्टर्न स्टेट्स में मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट होने के बजाय मिनरल एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज का ही डेवलपमेंट हुआ, जो कि सब सहारन अफ्रीका के रिसोर्स कर्ज के फेनोमेनन के बराबर है। वेस्टर्न स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से अधिक बेनिफिट हुआ, क्योंकि उस दौर में कॉटन जैसे एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल को इस एसेंशियल कमोडिटी के सेगमेंट से बाहर रखा गया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स इसी लूपहोल का फायदा उठा के कॉटन जैसे एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल में अपने हेजिमोनी बरकरार रख सके। एक और जहां लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सफर कर रहे थे, तो सीमेंट इंडस्ट्री के सदर्न कोस्टल स्टेट्स में शिफ्ट हो जाने के कारण सदर्न स्टेट्स को काफी बेनिफिट हुआ, क्योंकि लाइमस्टोन और डोलोमाइट के ट्रांसपोर्टेशन को गवर्नमेंट अभी खुद सब्सिडाइज कर रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है दोस्तों कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इस पॉलिसी का इफेक्टिवनेस कुछ खास नहीं रहा, मगर रियलिटी इससे कुछ अलग है दोस्तों। जहां एक और IPR 1948 के तहत आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टेट द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था, तो वही दूसरी ओर यूनियन गवर्नमेंट की एक स्टील कंपनी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ईस्टर्न स्टेट्स में अपने इंडस्ट्री बैठाने की प्लान जारी कर चुके थे, जो कि इस पॉलिसी के इनएफेक्टिवनेस को साफ दर्शाता है। अब हमारे इस डिस्कशन में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के सप्लाई चेन के दो अहम कंपोनेंट शामिल हो चुके हैं दोस्तों, जो कि है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स यानी ISP, जो आयरन ओर को प्रोसेस करके विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे पिग आयरन, स्ट्रक्चरल स्टील, प्लेट्स एंड कॉइल्स मैन्युफैक्चर करती है। और दूसरी सेगमेंट है ये इंडस्ट्रीज, जो कि इन्हीं सेमी मैन्युफैक्चर्ड
आइटम से फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों अगर गौर से देखा जाए तो अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का इफेक्टिवनेस आयरन एंड स्टील सेगमेंट में होता ही नहीं तो फिर यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यही ISP के अराउंड यानी ईस्टर्न स्टेट्स में ही लोकेटेड होती। मगर यूनियन गवर्नमेंट की फैक्ट्री रिटेंशन प्राइस के कैलकुलेशन के आधार पर उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी गई ताकि वो नेचुरली अपने फेवरेबल लोकेशंस में जाके फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सके। और इनका अंजाम ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री साउथ के स्टेट्स में बढ़ के इन्वेस्टमेंट किए वगैरह उन्हीं जगह के जहां मिनरल्स और रिसोर्सेज ज्यादातर एक्सट्रैक्ट किए जाते थे इन ISPs द्वारा। दोस्तों इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का इल इफेक्ट हमें आज भी दिखाई पड़ता है कि जहां एक और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टडी के अनुसार बिहार में अभी भी $900 मिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल अनटैप्ड रहा है और इसी पॉलिसी के तहत बिहार जैसे स्टेट को 1.12 लाख करोड़ का लॉस हुआ अकेले आयरन ओर के सेगमेंट। तो वहीं दूसरी ओर सदर्न कोस्टल स्टेट 4.3 परसेंटेज पॉइंट से ग्रो किए उसी दौर में। दूसरी ओर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट की माने तो अकेले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10 लाख करोड़ के मिनरल डिपॉजिट जिनमें से 1738 मिलियन कोल रिसोर्सेस ही अनटैप्ड है जो कि इस पॉलिसी का एक नतीजा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के पॉलिसी सुनने में काफी अच्छे लगते हैं तो वहीं दूसरी ओर रिसोर्स रिच स्टेट जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के राज्य इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग सफर कर रहे हैं तो वही जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी साउथ के कोस्टल स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आगे बढ़ गए हैं। और यही डेवलपमेंट का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अहम रोल अदा कर रही थी, जहां साउथ के स्टेट्स का दावा था कि वो एक सेपरेट स्टेट फॉर्म करेंगे अगर उन्हें टैक्स के अनुकूल रिटर्न्स ना मिले तो। मगर पॉलिटिशियंस अपने डिविजिव बयानों में ये हाईलाइट करना भूल जाते हैं कि 1950s से 1990s के दशकों तक साउथ के डेवलपमेंट के पीछे एक अहम रोल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के राज्य ही रहे हैं जो कि आज उनकी इस अंडर डेवलपमेंट के लेवल में साफ दर्शाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप जरूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलता है आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने का। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।